नमस्कार। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात कर रहे हैं जो हर साल खासकर सैलरीड लोगों के लिए एक पहेली बन जाता है। पुरानी टैक्स रिजीम या नई वाली। हाँ, ये उलझन काफी आम है। और हमारे पास जो जानकारी है वो खासतौर पर वित्तीय वर्ष 2025-26 मतलब असेसमेंट ईयर 2026-27 के जो लेटेस्ट बदलाव हैं उन पर फोकस्ड है। जी। तो कोशिश यही है कि हम समझें कि अपनी इनकम और इन्वेस्टमेंट के हिसाब से कौन सा रास्ता ज्यादा फायदेमंद हो सकता है। असल सवाल तो यही घूम फिर कर आता है कि भाई कम टैक्स रेट्स चुने या फिर जो ढेरों कटौतियां मिलती थी उनका फायदा उठाएं। बिल्कुल यही कोर सवाल है और इसका जवाब सबके लिए एक जैसा नहीं है। तो चलिए इसको थोड़ा खोलते हैं। सबसे पहले ये बताएं कि इन दोनों में मतलब बुनियादी फर्क क्या है। देखिए, जो सबसे बड़ा फर्क है वो है डिडक्शंस और एग्जेम्पशंस का, मतलब कटौतियों और छूटों का। अच्छा। पुरानी व्यवस्था जो मतलब सालों से चली आ रही है, उसमें कई जानी पहचानी कटौतियां हैं, जैसे एचआरए, हाउस रेंट अलाउंस। हाँ, एचआरए तो बहुत कॉमन जी, है। फिर सेक्शन 80C जिसमें पीपीएफ, ईएलएसएस जैसे निवेश आते हैं, उस पर 1.5 लाख तक। फिर 80D है मेडिकल बीमा प्रीमियम के लिए, होम लोन का इंटरेस्ट, ऐसी कई चीजें हैं। ओके। और नई वाली में जिसका आजकल ज्यादा जिक्र है। हाँ, तो नई व्यवस्था में क्या किया गया है कि टैक्स की दरें मतलब जो स्लैब रेट्स हैं वो कम रखे गए हैं। अच्छा। लेकिन इसके बदले में ज्यादातर जो पारंपरिक कटौतियां थीं, जैसे अभी हमने बात की है एचआरए, एटीसी वगैरह, वो हटा दी गई हैं। और ये भी सुना है कि नई वाली अब डिफॉल्ट है, मतलब अगर हम कुछ न चुने तो। बिल्कुल सही। वित्तीय वर्ष 2023-24 से ही नई टैक्स रजीम डिफॉल्ट ऑप्शन है। ओके। तो अगर कोई सैलरीड व्यक्ति पुरानी व्यवस्था चुनना चाहता है तो उसे अपने एम्प्लॉयर को मतलब अपनी कंपनी को इन्फॉर्म करना होता है। और जिनका बिजनेस है? हाँ, जिनकी बिजनेस से आय है और वो पुरानी चुनना चाहते हैं तो उन्हें टाइम लिमिट के अंदर एक फॉर्म भरना होता है, फॉर्म 10IEA। अच्छा, आपने टैक्स रेट्स की बात की। नई व्यवस्था में इस साल यानी वित्त वर्ष 2025-26 के लिए ये स्लैब्स कैसे बदले हैं? वो 4 लाख वाली बात क्या है? हाँ, ये एक बड़ा बदलाव है इस साल के लिए। वित्त वर्ष 2025-26 से नई व्यवस्था में जो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है, मतलब जिस आय तक कोई टैक्स नहीं लगता, उसे बढ़ाकर 4 लाख रुपए कर दिया गया है। 4 लाख रुपए? पहले 3 लाख थी शायद। जी हाँ, पिछले साल वित्त वर्ष 2024-25 तक ये 3 लाख थी। तो अब 4 लाख तक शून्य टैक्स। उसके बाद स्लैब ऐसे हैं: 4 लाख से 8 लाख पर 5%, फिर 8 से 12 लाख पर 10%, ओके। 12 से 16 लाख पर 15%, 16 से 20 लाख पर 20%, 20 से 24 लाख पर 25% और 24 लाख से ज्यादा की आय पर 30%। ये तो काफी बदलाव है। और इसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन भी है? हाँ, नई व्यवस्था में 75,000 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है। ये पिछले साल भी था। ठीक है, ये तो हुई नई व्यवस्था। और पुरानी वाली वो वैसी है? जी, पुरानी व्यवस्था के स्लैब में कोई बदलाव नहीं हुआ है, वो वही पुराने वाले हैं। 60 साल से कम उम्र के लिए 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं। हाँ। 2.5 लाख से 5 लाख तक 5%, 5 लाख से 10 लाख तक 20% और 10 लाख से ऊपर 30%। सीनियर सिटीजन्स के लिए लिमिट थोड़ी ज्यादा है। और उसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 का था, है ना? हाँ, पुरानी में 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन है, नई में 75,000। तो रेट्स तो ठीक है, पर जैसा आपने कहा असली खेल तो कटौतियों का है। यहीं पर सबसे बड़ा फर्क आता है। वो कौन सी बड़ी कटौतियां हैं जो नई में बिल्कुल नहीं मिलती? हाँ, सबसे बड़ा फर्क यही है। नई रजीम में आपको एचआरए नहीं मिलता। सेक्शन 80C के तहत जो 1.5 लाख का निवेश होता है वो नहीं मिलता पूरी तरह से? जी, पूरी तरह से। सेक्शन 80D का मेडिकल बीमा प्रीमियम नहीं मिलता। अगर आपने खुद के रहने के लिए घर लिया है तो उसके होम लोन के ब्याज पर जो छूट मिलती थी पुरानी में, वो भी नहीं मिलती। ओ, होम लोन वाला तो बड़ा पॉइंट है कई लोगों के लिए। बिल्कुल। हालांकि कुछ गिनी चुनी कटौतियां हैं जो नई में भी मिलती हैं, जैसे एनपीएस में अगर आपका एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है, सेक्शन 80CCD2 वो अलाउड है। अच्छा। हाँ, और अगर आपने प्रॉपर्टी किराए पर दी हुई है तो उसके होम लोन का ब्याज सेक्शन 24B क्लेम कर सकते हैं। अग्निवीर कॉर्पस फंड का कंट्रीब्यूशन सेक्शन 80CCH भी अलाउड है। और फैमिली पेंशन पर भी कुछ था शायद? हाँ, फैमिली पेंशन पर जो डिडक्शन है वो नई व्यवस्था में 25,000 रुपए तक है, पुरानी में ये 15,000 रुपए थी। तो यहाँ थोड़ा सा फायदा है। पर जो बड़ी वाली हैं, एचआरए, एटीसी, होम लोन इंटरेस्ट, खुद के घर वाला, वो सब गया। जी, वो सब नहीं। तो इसका असर मतलब असल में कैसे दिखता है? मान लीजिए किसी की सैलरी 10 लाख रुपए है
और कटौतियां हैं पर बहुत ज्यादा नहीं। हाँ, तो हमारे पास जो एक उदाहरण था उसमें 10 लाख रुपए सैलरी और करीब 1,25,000 रुपए की कटौतियां थीं, एटीसी और एटीडी मिलाकर। ठीक है। इस केस में नई व्यवस्था में टैक्स बन रहा था करीब 44,200 रुपए, जबकि पुरानी व्यवस्था में इन्हीं कटौतियों के साथ टैक्स बन रहा था लगभग 80,600 रुपए। अरे वाह, काफी फर्क है। हाँ, यहाँ पर कम टैक्स रेट्स और वो जो 7 लाख रुपए तक की आय पर रिबेट मिलती है सेक्शन 87A में, उसका फायदा साफ दिख रहा है। अच्छा, ये तो हुई कम कटौतियों की बात। लेकिन अगर किसी की आय भी ज्यादा है, मान लीजिए 20 लाख रुपए, और कटौतियां भी अच्छी खासी हैं, जैसे होम लोन का ब्याज काफी है, एटीसी पूरा इस्तेमाल किया है, एटीडी भी है, शायद कुछ डोनेशन भी दिया हो। हाँ, तो ऐसे केस में जैसा एक दूसरे उदाहरण में था, कहानी बदल जाती है। कैसे? वहां 20 लाख की आय और काफी सारी कटौतियां, होम लोन ब्याज, एटीसी, एटीडी, डोनेशन मिलाकर थी। तो पुरानी व्यवस्था में टैक्स बना करीब 2,26,200 रुपए। और नई में? नई व्यवस्था में उसी आय और उन्हीं कटौतियों जो अलाउड नहीं है के बिना टैक्स बना लगभग 2,78,200 रुपए। ओह, तो यहाँ पुरानी वाली बेहतर निकली। जी, ये दिखाता है कि अगर आपकी क्लेम करने लायक कटौतियां ज्यादा हैं, एक लेवल से ऊपर हैं, तो पुरानी व्यवस्था आज भी ज्यादा टैक्स बचा सकती है। तो फिर वो लेवल क्या है? मतलब कितनी कटौतियां हों तो पुरानी व्यवस्था के बारे में सोचना चाहिए? कोई थंब रूल जैसा कुछ? हाँ, देखिए, एक्यूरेट तो कैलकुलेट करके ही पता चलता है, लेकिन जो वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए एक अंदाजा दिया गया है, हाँ, उसके हिसाब से हाँ, अगर आपकी आय मान लीजिए स्टैंडर्ड डिडक्शन घटाने के बाद 13.5 लाख रुपए है, हाँ। तो आपको करीब 5.5 लाख से ज्यादा की दूसरी कटौतियां HRA, 80C, 80D, होम लोन ब्याज वगैरह मिलाकर चाहिए होंगी। हाँ, तब जाकर पुरानी व्यवस्था फायदेमंद होगी। 5.5 लाख काफी ज्यादा है ये तो। हाँ, और अगर आय बढ़ती है, मान लीजिए 24 लाख है स्टैंडर्ड डिडक्शन के बाद, हाँ। तो ये जरूरत बढ़कर करीब 7.5 लाख हो जाती है। अच्छा। तो अगर आपकी कुल कटौतियां इन अमाउंट से कम है, हाँ, तो ज्यादा चांस है कि नई व्यवस्था ही आपके लिए बेहतर रहेगी। तो मतलब निचोड़ ये है कि फैसला बहुत ही पर्सनल है। हाँ, हर किसी को अपनी सिचुएशन देखनी होगी। बिल्कुल। आपकी आय कितनी है, आप हाँ। कहाँ-कहाँ निवेश करते हैं, घर किराए का है या अपना लोन है या नहीं, सब कुछ मैटर करता है। हाँ, जिनकी कटौतियां वैसे भी कम थी या जिन्हें ये सब डॉक्यूमेंट जमा करने और क्लेम करने का झंझट नहीं चाहिए, उनके लिए नई व्यवस्था शायद आसान भी है और सस्ती भी। सही कहा, सीधी सादी व्यवस्था है, कम रेट्स, कम झंझट। लेकिन दूसरी तरफ जो लोग सालों से टैक्स प्लानिंग करते आ रहे हैं, HRA का पूरा फायदा लेते हैं, होम लोन चल रहा है, ATC, ATD सब करते हैं, हाँ, उनके लिए पुरानी व्यवस्था छोड़ना शायद महंगा पड़ जाए। हो सकता है उनके लिए पुरानी व्यवस्था में ज्यादा टैक्स बचत हो सकती है। एक और छोटी सी बात ध्यान रखने वाली है कि नई व्यवस्था में कुछ तरह के लॉस, जैसे हाउस प्रॉपर्टी से अगर नुकसान होता है तो उसको सेट ऑफ करने के नियम थोड़े अलग और सीमित है। अच्छा, ये भी एक पॉइंट है। तो फिर सबसे अच्छा तरीका क्या है? सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप दोनों रिजीम के तहत अपना टैक्स कैलकुलेट करें। आजकल कई ऑनलाइन कैलकुलेटर्स भी उपलब्ध हैं। हाँ, वो तो हैं। उनसे एक अंदाजा लग जाता है। अपनी सैलरी, अपनी संभावित कटौतियां डालकर देखें कि किसमें कम टैक्स बन रहा है और फिर फैसला लें। सही बात है, मतलब होमवर्क तो करना पड़ेगा। जी, थोड़ा सा हिसाब किताब तो करना ही पड़ेगा। तो चलिए चर्चा को समाप्त करते हुए निचोड़ यही है कि अपनी जरूरतें और अपनी कटौतियां देखकर ही फैसला लें। बिल्कुल। और जाते जाते एक सवाल सबके सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। हाँ, क्या टैक्स बचाने के लिए ये जो सारी प्लानिंग करनी पड़ती है, अलग अलग जगह निवेश करना, खर्चों के प्रूफ संभालना, ये सब मेहनत ज्यादा जरूरी है, या फिर एक सिंपल सीधी व्यवस्था जिसमें रेट्स कम हो, भले ही कटौतियां ना हो, वो बेहतर है? ये सिर्फ नंबर का खेल नहीं है, ये शायद आपकी अपनी फाइनेंशियल फिलॉसफी का भी सवाल है। वाह, बहुत अच्छा पॉइंट है सोचने के लिए। चलिए इसी विचार के साथ आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है हमारे श्रोताओं को इससे कुछ क्लैरिटी मिली होगी। धन्यवाद। धन्यवाद।